हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो सीबीएसई की तरफ से आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिला है टर्म 2 के लिए वो कराऊंगी, जिसके दो सेक्शन हम कर चुके हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए ये पेपर, एक ही सेक्शन रह गया है, सी वाला सेक्शन। बेसिक वालों का पेपर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा तीनों सेक्शन उसके चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो तीन सेक्शन है यहाँ पर, दो कर चुके हैं हम ए और बी, आज हमारे को सी करना है। चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें केस स्टडी क्वेश्चन है। सेक्शन शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने ज्यादा सैम्पल पेपर्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब आप सारे चैप्टर्स के जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको यहाँ एक बुक सजेस्ट करूंगी कि आपके पास ओसवाल की बुक है, सीबीएसई 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, स्पेशली टर्म 2 की आपकी बुक है, ऑल सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो अगर आप देखें तो जो अब आपका अभी सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है जनवरी 2022 में हर सब्जेक्ट का, वो भी आपको इसमें सॉल्व दिया गया है। एक बार जल्दी से इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इंग्लिश का पेपर है, इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी 5 पेपर दे रखे हैं, प्लस सॉल्यूशंस भी उसके दे रखे हैं, और एक्सप्लेनेशंस अच्छी है कि आप सेल्फ स्टडी से भी उनको इजीली समझ सकते हैं। सेम ऐसे आपको हिंदी में मिलेगा। मैथ्स में देखें तो मैथ्स में टोटल 7 प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं, प्लस ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखा है पूरा सॉल्व। प्रैक्टिस पेपर के आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड है जो आपको सीबीएसई का पेपर आया है। आपके 14 क्वेश्चन ही 3 सेक्शन में, केस स्टडी वगैरह सब सेम है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर, एक सैंपल पेपर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पर साथ साथ आपको ब्लूप्रिंट भी दे रखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर का कि कितने कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप एक सैंपल पेपर देख लीजिए, ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड का सेक्शन ए आपके पास, ये रहा जैसे कि, ठीक है, सॉल्व आप देख रहे हो ना, सॉल्यूशन पूरे पूरे सॉल्व करके दे रखे हैं यहाँ पर कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से ये पेपर सॉल्व कर रहे हो तो भी आपका हो जाएगा, कहीं भी डाउट हो तो आपके पास सेक्शन सी में अगर आप देखो तो ये रहे आपके केस स्टडी क्वेश्चंस। क्लियर है? तो जल्दी मैं आपको लिंक इसका नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, और जितने हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपने यहाँ पर सेक्शन। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड recast into a solid cylinder of diameter 14 सेंटीमीटर. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. देखो यहाँ पर आपके पास स्फेरिकल शेल है, आपने क्या किया, उसको मेल्ट पिघला दिया और उसको एक दूसरी शेप दे दी सिलेंडर की, जिसकी आपको डायमीटर तो पता चल गई लेकिन हाइट नहीं पता उसकी, वो आपको निकालनी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो जो स्फीयर की वॉल्यूम है वही तो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, तो सही है, क्योंकि आपने उसको स्फीयर को ही तो मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है ना। तो इसका मतलब एक चीज तो यहाँ आसानी से निकल जाएगी, वो क्या, कि जो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, ये आपके पास 11th है, कि जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगी। ये तो आपको कंफर्म हो गया क्योंकि उसको ही रिकास्ट करके बनाया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो मेरी क्या होती है, यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ मुझे दो दे रखे हैं, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, तो आर क्यूब एक बड़ा लूंगी एक छोटा लूंगी। ठीक है, बड़ा आर क्यूब में से छोटा आर क्यूब माइनस कर दूंगी, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर डैश ले लिया यहाँ स्क्वायर और एच ले लिया। ठीक है, तो देखो पाई से पाई मैंने यहाँ कट कर दिया, 4/3 बड़ा और छोटा आर अगर हम देखें तो हमारे को 5 और 3 दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 का क्यूब माइनस में 3 का क्यूब। और सिलेंडर का आर अगर हम देखें तो हमें डायमीटर 14 दे रखा है, तो मुझे डी यहाँ 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं आर डैश निकाल सकती हूँ 14/2 करके, वो आ जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू में एच, तो 4/3 ऐसी है यहाँ पर, तो 5 क्यूब होता है 125, 3 3 जा 9 3 जा 27, और यहाँ हो जाएगा 49 इंटू में एच आ जाएगा, तो 4/3 आपके पास यहाँ पर ऐसी है। अब देखो आप क्या करो, 125 में से क्या करो, 27 को माइनस कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद आप क्या करोगे, 49 यहाँ मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड पे, तो इस साइड ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 98, और इस 49 को भी मैं यहाँ नीचे ही ले आई हूँ। क्लियर है? अब 49 की टेबल में 98 2 पे आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/3, तो एच आ गया आपके पास 8/3 सेंटीमीटर। हाइट ही आपको निकालनी थी। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कह रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, उसका फॉर्मूला लगा के, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होता है, तो वो आपके पास यहाँ पर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 22/7 ले लिया। आर अगर हम देखें तो सिलेंडर का आर था हमारे पास 7, और यहाँ पर आ जाएगा 8/3 एच, अभी जो हमने फाइंड किया है, 7 से 7 कट गया, यहाँ आ गया 44, इसके नीचे 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 ले लिया, तो अब देखो बेस सेम करूँ मैं, यहाँ 3 7 जा 21 प्लस का 8 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 44,
ठीक है, इंटू में आ जाएगा 29/3। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करो, 44 को 29 से इंटू कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1276 डिवाइडेड बाय 3 ऐसी है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया की बात कर रहे हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। आपको यहाँ पर एक प्रूफ करना है, चैप्टर नंबर 10 का आपका ये क्वेश्चन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल है दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है और जो सेंटर में बन रहा है, ठीक है, वो दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, मैं पहले फिगर बनाती हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि इसमें क्या एग्जैक्टली आपको प्रूव करना है। तो टेंजेंट आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर ली। ये मेरी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स को बना लिया। ठीक है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने इन टेंजेंट्स को पी ए और पी बी नाम दे दिया है, और ये सेंटर पे यहाँ पर इसको ओ नाम दे दिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे ये वाला जो एंगल है ये, और जो ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ मुझे ये करना है कि एंगल ए पी बी जो है प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है, मिलके है वो 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल है ये पूरा ए ओ बी पी, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी हर एक एंगल का सम कितना होगा, उस सब एंगल्स को प्लस करेंगे तो 360 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ओ ए पी जो है ए वाला एंगल लिया है मैंने, ओ बी पी जो है पी वाला एंगल लिया है, और जो ए पी बी है पी वाला एंगल लिया है, और ए ओ बी है, इनका सम कितना होगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 की जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। होती है नहीं होती, तो ये दोनों तो मेरे 90 हो जाएंगे। ये बाकी के दो नहीं पता है, ऐसे ही लिख दिए। तो 90 प्लस 90 180 आ जाएगा। यहाँ पर एंगल ए पी बी आ गया प्लस एंगल ए ओ बी आ गया, इजिकल टू 360 ऐसी है। क्लियर है। अब यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, अब 180 इधर आया, माइनस का हो गया तो 180 तो बचा, यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आपका एंगल ओ ए पी है बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसको चॉइस में इसके एक और क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, इस वाले एंगल के ट्वाइस है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। पहले इस फिगर को ना इधर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें लेट करते हैं। ठीक है, एक ये सेंटर बना लिया मैंने, यहाँ पर था ओ। तो इस वाले एंगल को इसका ट्वाइस प्रूव करना है। सबसे पहली बात ना, जो ये वाला एंगल है ना पी टी क्यू, इसको क्या करो, लेट कर लो। लेट एंगल पी टी क्यू इजिकल टू थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये दोनों साइड्स तो इक्वल होंगी। कौन सी, टी पी इजिकल टू टी क्यू अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स बनती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि टी पी क्यू जो है वो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब मेरे ये वाले दोनों एंगल्स, मैं देखो दूसरे पेन से हाईलाइट करूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि जो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल टी पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल टी क्यू पी के बराबर होगा। क्लियर है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना मेरे, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल टीपी क्यू तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे, टीपी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू, इन सबका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको तो मैंने थीटा माना है, इसको मैंने थीटा ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास दो एंगल्स थे, एक था टीपी क्यू, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल टी पी क्यू, और यहाँ पर भी एंगल टी पी क्यू ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास टू एंगल टी पी क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस का थीटा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस TPQ से इस 2 को नीचे ले आई तो 180 के नीचे भी आ गया और थीटा के नीचे भी आ गया, तो ये आ जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। तो मुझे पता है कि जितना मेरा TPQ है ना उतना ही मेरा TQP है, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स मेरे कितने आ गए यहाँ पर बराबर में TQP, वो कितने आ गए दोनों मेरे, वो आ गए मेरे पास यहाँ पर 90 माइनस थीटा अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट करूँ वो देखो कि जो ये वाला पूरा एंगल है ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, यहाँ पर मेरी परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा OPT एंगल है वो 90 डिग्री है, जो ग्रीन पेन से किया है। तो OPT जो है वो मेरे पास 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ से ये छोटे वाला एंगल निकाल सकती हूँ, ये वाला OPQ, ये वाला एंगल। कैसे, इस 90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देती हूँ, ठीक है ना, तो वो निकाल लूँ मैं यहाँ पर। तो एंगल OPQ कैसे आएगा मेरे पास, वो आएगा एंगल OPT में से माइनस कर दो एंगल TPQ, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल तो मेरे पास 90 है और TPQ मैंने अभी निकाला 90 माइनस थीटा अपॉन 2, बाहर माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा अपॉन में 2 हो गया, 90 से 90 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा OPQ। तो OPQ कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ गया थीटा अपॉन में 2, इस 2 को मैं इधर ले आई OPQ। अब थीटा मैंने माना किसको था, थीटा मैंने माना था PTQ को। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, अगर हम देखें तो PTQ 2 OPQ के बराबर प्रूफ करना था, हो गया, हेंस प्रूफ्ड, यही मुझे यहाँ प्रूफ करना था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। चलिए अब 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, तो उन दोनों को भी जल्दी से हम देख लेते हैं, देन हमारा ये प्रैक्टिस ये पेपर सैंपल पेपर कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म the basis of navigation whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, help to locate our position on earth with the help of satellite. A guard station at the top of 240-meter tower absorb an unidentified boat coming towards it. A clinometer and inclinometer is an instrument used to measuring angle or slopes. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 डिग्री। आपको यहाँ पर एक ही टावर दे रखा है, ठीक है, मतलब कि चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये इतना पता चल रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आप सीधा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आपको टावर की हाइट दे रखी है 240 और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो हम डायरेक्टली अपनी एक फिगर बना लेते हैं ना यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बना दूं क्वेश्चन नंबर 13 की एक फिगर, तो एक टावर दे रखा था तो मैंने यहाँ पर वो टावर बना दिया अपना 240 मीटर का, ठीक है। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था, बोट का दे रखा था ना, तो ये मुझे 30 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका मतलब ये मेरा 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तो मुझे पता ही है 90 होता है, क्लियर है। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर PRT, हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया। अब फाइनली हमें बताना क्या है वो देखते हैं। मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, बना ली हमने, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट था ना ये हमारे पास इसका। तो पहले हम इसका मतलब PR निकालते हैं, ठीक है। तो PR को हम अपना X मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन ट्राइंगल PTR, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हम tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि P और B का रिलेशन वही बताता है, ठीक है ना। अब देखो tan थीटा मतलब tan 30 हो गया, यहाँ पर P का मतलब यहाँ पर TR हो गया और बेस का मतलब यहाँ पर PR हो गया। tan 30 मतलब 1/√3 हो गया, TR मतलब 240 हो गया और PR मतलब X हो गया। तो यहाँ से आपके पास X कितना निकल जाएगा, वो आपके पास निकल जाएगा 240√3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, हमने PR निकाल लिया अपना। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमको डिस्टेंस ही बताना था। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया हमारा PR इज इक्वल्स टू में 240√3 मीटर, ठीक है। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240√3 - 1 मीटर। ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म। व्हाट वाज द एंगल, न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। देखो अब हुआ क्या, 10 मिनट के बाद क्या हुआ, गार्ड ने देखा कि वो जो बोट है ना वो टावर के बहुत पास आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब टावर के पास आ गई, अब वो इधर आ गई है। तो उसने वहां पर एक अलार्म था वो बजा दिया, उसके साथ साथ जो डिस्टेंस है वो कम हो गया होगा बोट का टावर से, और वो कितना कम हुआ, 240√3 - 1 मीटर कम हो गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, अब ये नया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हुआ, तो इसको एक और नाम दे देते हैं। अब हम इसको पूरे को हमने X मान रखा था ना, ठीक है। यहाँ से
लेकिन यहाँ तक का एक्स था। अब यहाँ पर इसको एक और नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्यू नाम दे देते हैं, या फिर थीटा लिखा हुआ है कुछ और नाम दे देते हैं, चलो एस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं अपने टी एस आर की, आपको थीटा फाइंड करना है इसके अंदर, टी एस आर की मैं यहाँ पर बात करूं तो जो मेरा टेन थीटा होता है वो होता है मेरा पी अपॉन में बी। क्लियर है। अब देखो टेन थीटा, थीटा तो इस बार नहीं पता तो थीटा ही रहेगा। अब बात आती है पी की, वो हो जाएगा आपके पास टी आर। ठीक है, वो आपको गिवन है, और एस आर नीचे का बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेन थीटा ही रहेगा। टी आर तो मुझे 240 पता है, लेकिन मुझे एस आर नहीं पता, पर मैं एस आर अपना यहाँ पर फाइंड कर सकती हूँ। वो कैसे फाइंड कर सकती हूँ मैं अपना एस आर यहाँ पर, देखो आपसे कह रहा था कि जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, कितना 240√3 - 1 से, तो ये पूरा डिस्टेंस आपके पास दे रखा है कितना है 240√3, इसमें से माइनस कर दो जो डिस्टेंस कम हो गया 240√3 - 1। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 240√3 माइनस, देखो इसको इससे अंदर इंटू करूंगी तो 240√3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 240 आ जाएगा, ये तो कट हो गया, इसका मतलब वो आ जाएगा 240 मीटर। तो एस आर मेरा यहाँ पर निकल गया 240, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। इसका मतलब टेन थीटा कितना आ गया 1, और टेन थीटा, थीटा जो है 1 कब होगा, टेन थीटा 1045 पे होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। यही आपको सेकेंड वाले पार्ट में फाइंड करना था कि अगर वो बोट जो है वो टावर के पास आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाएगी, उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया था, वो आपको दे रखा था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं पुशअप आर द फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग strength. These are helpful in almost all sports, including athletics. While the push-up primarily target the muscles of the chest, arms, shoulders, support required from other muscles, helping in toning up the whole body. आपको यहाँ पर एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ दे रखा है। अब यहाँ कह रहा है नीतीश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप इन 1 आवर, बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। देखो एक बॉय है नीतीश, वो पुशअप करता है तो वो एक घंटे में 3000 कर लेता है, लेकिन उसका टारगेट है एक घंटे में कितना करना, 3900 करना। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप इन 1 आवर। हर दिन वो प्रैक्टिस करता है ना, तो हर दिन वो अपने उसके 5 पुशअप बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे पहले दिन में 3000 थे, अगली बार में 3005 हो जाएंगे, फिर 3010 हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक 3000 पुशअप एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट अचीव, जब तक वो 3900 पे नहीं हो जाता ना, जब तक वो करता रहता है, रोज करेगा। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। फॉर्मिंग एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश। कह रहा है पहले तो आप इसकी एपी बना दो, फर्स्ट पार्ट में तो यही कह रहा है कि आप इसका एपी बना दो। तो एपी में पहला 3000 होगा, फिर 3005 होगा, क्योंकि वो हर दिन 5 पुशअप बढ़ा रहा है। ठीक है, तो एपी बनाना तो यहाँ पर बहुत आसान है, बन गया। कब तक करेगा, जब तक 3900 नहीं हो जाएगा। साथ साथ कह रहा है इसके साथ एक और चीज निकालो, वो क्या निकालो कि कितने दिन लगेंगे उसको जब वो 3900 पे पहुंच जाएगा, मतलब कि एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ फाइंड करनी है, यही करना है। तो बहुत आसान है। ए आपको दे रखा है यहाँ पर 3000, डी आपको यहाँ पर दे रखा है 5। ए एन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन भी आपको पता है यहाँ पर 3900 है। ठीक है, तो ये 3900 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3000 प्लस एन तो नहीं पता है, डी आपको 5 पता है। तो इसको आप क्या करो, यहाँ पर माइनस का ले आओ, और ये 5 डिवाइड का आ गया, यहाँ पर n माइनस 1 ऐसी है, तो यहाँ बचा 900/5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 180 प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो n आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर n आ गया आपके पास 181 डेज। इसका मतलब उसको इतने दिन लग जाएंगे अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, एक और चीज कह रहा था, बिफोर द डे ही इज अकम्प्लिश्ड, एक दिन पहले तक का बताना है, तो इतने दिन लगेंगे। तो बस अब यहाँ लिख दो हेंस एक सेकेंड, मिनिमम है ये, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रैक्टिस, कितने दिन उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिफोर कह रहा है ना, तो उसमें से एक दिन माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसको 180 डेज चाहिए। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नीतीश अप टू द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स बताने हैं, मतलब इन सबको ऐड करना है, 3000, 3005, 3010, इन सबको ऐड करना है। तो सीधा सीधा एस निकाल देते हैं। अब मुझे पता है 181 डेज लगेंगे, तो एन मुझे पता ही है, तो एस निकल जाएगा इजीली, तो वो यहाँ निकालते हैं। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा S 181, अब यहाँ पर आ जाएगा 181/2, A का मतलब हो जाएगा 3000 n माइनस 1 मतलब हो जाएगा 181 माइनस 1, D का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6000, अब देखो यहाँ आ जाएगा 180 इंटू में 5 आएगा। क्लियर है, अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। यहाँ आ जाएगा 6000, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 5 जा 40 और एक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 181/2 इंटू में 6900 आ गया। अब इसको इससे कट करोगे तो 3450 आ जाएगा। तो 181 इंटू में 3450, बस इंटू कर दो तो 624450 पुशअप्स। इतने पुशअप्स हैं पूरे 181 डेज में, उसने इतने पुशअप्स किए। क्लियर हुआ? कंप्लीट। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया, सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। जिसने सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं किया है, लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।